RL अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये इंडियन एविडेंस एक्ट की है, जिसमें संकलन किया गया है जो भी इम्पोर्टेंट केस होते हैं, जो भी वाद होते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो उनका कलेक्शन हमने यहाँ पर किया है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो जैसे AIB का एग्ज़ाम होता है, कुछ इसमें वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि AIB के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी है कि जिससे कि आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट केस है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, क्योंकि अगर सब केस मिक्स कर दिए जाते अलग अलग सब्जेक्ट के तो फिर वो पता नहीं चल पाता कौन सा कहाँ से है, किस तरह से है, और उन्हें याद रखना भी मुश्किल पड़ जाता। तो ये कोशिश है हमारी कि हम सब्जेक्ट वाइज एक सीरीज बना दें केस लॉ से रिलेटेड। तो उसमें क्या होगा कि हर सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं वो एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और उससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि चलिए हमें एविडेंस एक्ट के तो सारे केस पता है या मैक्सिमम केस पता है, वहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा केस लॉज का तो हम सॉल्व कर लेंगे, एक कॉन्फिडेंस बनता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट के भी, अगर आप इस को कर लेते हैं जैसे IPC हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन हुआ कि भाई अब IPC से कोई केस लॉज आ जाए या कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाए या इंडियन एविडेंस एक्ट से आ जाए, तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि यहाँ पे हमें उनके केसेस का पता है, हम कर सकते हैं। ये एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ से क्या हो सकता है, किस केस में क्या दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसकी जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी या जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा उसमें मिल जाएगी, आप उसको भी ज्वाइन करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में दिए गए निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें अवधारित किया गया कि CCTV कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है। देखिए इंपॉर्टेंट केस हैं, जितने भी हमने केस लिए हैं सब इंपॉर्टेंट हैं और AIB के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। ठीक है, तो आप इनको कीजिए, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं ये, और बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको अपना कंटिन्यू रखिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टोमासो ब्रूनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए यहाँ पर हम सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सारे ऑप्शन पढ़ने से कुछ को कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, और केस लॉज में स्पेशली ऐसा प्रॉब्लम सामने देखी गई है कि स्टूडेंट्स के साथ में दिक्कत आती है। क्या कि अगर हमने 4 ऑप्शन पढ़ लिए तो उनमें क्या होता है कि उनमें कन्फ्यूजन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम सिर्फ आंसर पढ़ें क्वेश्चन के बाद। इससे क्या होगा कि इससे आपको डबल फायदा है, एक तो आपको सीधे सीधे इससे आपको फायदा होगा कि सीधे सीधे आप आंसर बता पाएंगे, और जो वीडियो है वो वीडियो भी थोड़ी छोटी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी, जिसे हम FIR बोलते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठोस सबूत नहीं है और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, C मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य, AIR 2010 का ये केस था। इसमें कहा गया था कि ये कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ठोस सबूत नहीं है। वजह क्या है कि देखिए जो भी FIR दर्ज कराएगा वो अपने फेवर की बात करेगा और उसको वो सबूत के तौर पर लेना चाहेगी, जी देखिए मैंने तो FIR में भी यही लिखवाया था, तो उसको एक ठोस सबूत नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, उसकी पुष्टि करने के लिए, जिसको हम कोरेबरेटिव बोलते हैं, कोरोबरेट करना, ठीक है, कोरोबरेट करना, उस फॉर्म में इसको लिया जा सकता है, पुष्टि करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये एक ठोस सबूत नहीं है। ऐसा डिसाइड किया गया था C मंगेश बनाम कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य ग्राह्य है यदि यह अन्यथा सुसंगत है, न्यायालय ने कहा था। देखिए
इस केस का आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पा देवी एम जाटिया बनाम ML वाधवा। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एविडेंस गलत तरीके से प्राप्त किया जाता है, गलत तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि जैसे कहीं पर कोई एविडेंस रखा हुआ है, आपने क्या किया कि आपने उसके घर में जाकर चोरी की और उस एविडेंस को चुरा लिया और वो कोर्ट में पेश कर दिया, ठीक है, या उसके पास कोई सबूत था और उससे छीनकर दूसरे के कब्जे में था, आपने उसको छीनकर बिना उसकी मर्जी के उसको पेश कर दिया कोर्ट में। तो इस केस में ये कहा गया था कि भाई उस सबूत को कैसे लाया गया कोर्ट में, ये मैटर नहीं करेगा, उसकी जो रिलायबिलिटी है या जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वो लाया कैसे गया वो एक अलग मैटर है। वहां पर अगर लगता है कि हाँ केस चलाया जाना चाहिए या कोई चोटिल हुआ या कोई नुकसान उसको पहुंचाया गया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर इस तरह से भी कोई केस लाया जाता है, कोई सबूत लाया जाता है, तो वो पूरी तरीके से वैलिड होता है और ग्राह्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्याय निर्णय में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम सिद्धांत, जिन्हें हम पंचशील कहते हैं, प्रतिपादित किया गया है? इसका आंसर है शरद बृंदीचंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि टेप रिकॉर्ड पर आधारित वार्तालाप ग्राह्य है यदि वह सुसंगत हो? इसका आंसर है RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में था अगर किसी आवाज को रिकॉर्ड किया गया है या कोई भी रिकॉर्डिंग है तो वो एक्सेप्टेबल है, इस केस में डिसाइड किया गया था। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि अगर उसकी आवाज पर ही क्वेश्चन उठा दिया जाए कि ये उसकी आवाज ही नहीं है, ठीक है, तब मैटर अलग होता है, तब फिर फॉरेंसिक जो भी जांच होती है वो होती है उसकी कि उसके साथ टेप रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि आज के टाइम में बहुत सी सारे मिमिक्री इस तरह से करते हैं, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि वो बहुत अच्छी मिमिक्री कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है। लेकिन अगर ऐसा है वहाँ पर क्वेश्चन नहीं है कि वो उसकी आवाज़ नहीं है, तो वह सुसंगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिनाख्त परेड से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर बनाम ब्लैक का वाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर संबंध है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद साक्ष्य विधि के किस विषय से संबंधित है? देखिए, दूधनाथ पांडे का इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जुडिशरी के एग्जाम में कई बार पूछा है, इसलिए इसका ध्यान खास तौर से रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अन्यत्र उपस्थिति होने का अभिभाग से। अन्यत्र उपस्थिति अर्थात एलिबाई की बात की जा रही है, एलिबाई, ठीक है। सेक्शन 11 में इंडियन एविडेंस एक्ट में एलिबाई की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है 2 जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता या इतने कम समय में जहां पर पहुंच पाना लगभग असंभव हो, ठीक है। वो ये कहे कि भाई यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसको एलिबाई का सिद्धांत है उसमें, तो ये उससे संबंधित वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवी काउंसिल द्वारा समस्वीकृति की परिभाषा दी गई है। देखिए, प्रिवी काउंसिल ने समस्वीकृति कन्फेशन की जो परिभाषा दी गई थी वो पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर में दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई मामलों में ये केस इंपॉर्टेंट है और कई तरह से इसे वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस केस को याद रखेंगे, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। ये मृत्युकालिक कथन से भी इंपॉर्टेंट है, वहां पर भी इस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी समस्वीकृति को पूर्ण रूपेण स्वीकार करे?
वह ऐसा नहीं कर सकता है कि अभियोगात्मक हिस्से को स्वीकार कर ले और निर्दोषकारी हिस्से को छोड़ दे। देखिए इस केस में कहा गया है कि भाई कोर्ट का ये कर्तव्य है कि या तो वो किसी चीज को पूरी के पूरी को स्वीकार करे या पूरे के पूरी को अस्वीकार करे। ऐसा नहीं है कि वो अपने फायदे के लिए या जितना उसको लगता है कि उसके लिए लाभदायक है उतने को तो वो स्वीकार कर ले और बाकी को छोड़ दे। ऐसा नहीं किया जा सकता, ये इस केस में बताया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है। ये आपको अभी बताया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मृत्युकालिक कथन से। देखिए पिछले दोनों क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों के तीनों पाकला नारायण स्वामी पर हैं। एक में बात की गई है समस्वीकृति की यानी कन्फेशन की, एक में बात की गई है कि भाई या तो आप पूरा स्वीकार करेंगे या फिर आप जो है उसको आधे को स्वीकार नहीं कर सकते और आधे को छोड़ नहीं सकते जो कि लाभकारी हो। तीसरा है मृत्युकालिक कथन जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये तीनों के तीनों पाकला नारायण स्वामी के हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने की गई अपराध स्वीकृति की अस्वीकार्यता के नियम का खुलासा करते हुए उस पर जोर दिया। देखिए ये बात की जा रही है कि अगर कोई पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारियों के सामने किसी अपराध की को स्वीकार करता है, किसी अपराध को स्वीकार करता है यानी कन्फेस करता है कि उसने वो अपराध किया है, तो इस पर आधारित ये केस था। ठीक है, अगर हम सेक्शन की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 25 में ये है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंद्र दलाल बनाम हरियाणा राज्य। इसमें ये कहा गया है कि भाई पुलिस कस्टडी में अगर जो कोई बात की जा रही है, कोई चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है, तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, वो अस्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई समस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध नहीं की जाएगी। इस नियम का तर्क कारण कथित है कि जो ये नियम आया था, ये जो रीजन इसका बताया गया था, ये किस केस में था। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, अलग अलग केसों को में उसको डिफाइन किया गया चीज़ों को, या कहें कि हम एक्सप्लोर किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्वीन इम्प्रेस बनाम बाबूलाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 इस अधिनियम की धारा 24, 25 व 26 का अपवाद है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में ये कहा गया था कि ये 24, 25 और 26 का अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना और उसके निर्देशन के अनुसार उसे प्राप्त किया जाना, जिससे अपराध से संबंधित हथियार, कपड़े, आभूषण, मृतक या उसका शव आदि का भी समावेश होता है, उक्त आशय का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये जो सिद्धांत है धारा 27 में कि भाई पुलिस कस्टडी में भले ही था और उसने कोई जानकारी दी, उसके आधार पर कोई चीज़ प्राप्त हुई है या उसने कोई अपराध स्वीकार किया और उसने कुछ बताया उसके बारे में कि उसने जो अपराध किया है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर रखी है और वो प्राप्त कर ली जाती हैं पुलिस के द्वारा, तो उनको कोर्ट में साबित जो है वो किया जा सकता है। ऐसा किस केस में कहा गया था, ये क्वेश्चन इसके ऊपर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पुलुकुटी कोटैया बनाम एम्परर के केस में ये था। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया था। देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,
का जो ये केस था, ये एक इम्पोर्टेंट केस था जिसमें इसको जो है संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए है, देवमन उपाध्याय। तो इम्पोर्टेंट केस है धारा 27 के ऊपर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मामलों में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को अपने नमूने की लिखावट देने के लिए बाध्य करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत गवाही देने के लिए विवश करना नहीं माना जा सकता है। देखिए, जब आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 का 3 जो है ये पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकता या अपने आप को वो भी डिक्लेयर नहीं कर सकता कि भाई मैंने क्राइम किया है। केवल उसके इतना मान लेने से ही वो चीज़ साबित नहीं होती है, या उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। तो ऐसा लिखावट देने के लिए जो ये था क्वेश्चन, ये किस केस में कहा गया था? इंपॉर्टेंट केस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम काथेकालू का जो एक केस था, इसमें ये डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केस में साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) का अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? देखिए, ये एक ही क्वेश्चन है और इसको अलग तरीके से पूछा गया है, या हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 20(3) आ रहा है, इसके आधार पर चुनौती दी गई थी, ये अभी केस हमने पढ़ा है, तो इसका आंसर वही है, मुंबई राज्य बनाम काठेकालू। देखिए, अब आपको बुक्स में अलग अलग मिलता है, कहीं पे काठेकालू लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे काथीकालू मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं उसको वो अलग अलग, क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में वहाँ स्पेलिंग का जो आधार पर उसको ट्रांसलेट कर लिया जाता है, या कहें कि उसको उस तरीके से लिख लिया जाता है। तो इसमें इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ काठेकालू लिखा है, यहाँ काथीकालू लिखा है, तो उसको मत लीजिए। आप इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कुछ केस लॉज दिए गए हैं और उनके सामने जो भी उनसे संबंधित उनमें डिसीजन आए थे या वो किससे संबंधित हैं, ये दिए गए हैं। इसके आधार पर आंसर देना है आपको। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन AIB के एग्जाम में भी आ जाते हैं, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, जनरली कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और वहाँ पर वो ये भी चेक किया जा सकता है कि किसी चीज़ को कितना, मतलब टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम के हिसाब से। तो उसके आधार पर ये इन्होंने क्वेश्चन बनाया है इसे। इसका आंसर है ऑप्शन डी। आप देख लेना किसके सामने कौन सा ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद केवल स्त्री की आंख के आंसुओं साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और ये हर तरह से इंपॉर्टेंट है। हर तरह से मतलब मेरा ये है कि देखिए, ये आपको CRPC में भी मिल सकता है ये केस, ये आपको एविडेंस में भी मिल सकता है, और ये केस आपको कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिल जाता है। कभी कभी जनरली CRPC और एविडेंस में तो ये आता ही आता है। इस केस में क्या हुआ था कि एक महिला पर उसके पति का कत्ल करने का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया था कि उसने अपने पति की हत्या की है, ठीक है, और वहीं पर उसी के खिलाफ जो है सारी चीज़ें चल रही थी। तो जो भी जज साहब थे या जो भी कोर्ट थी, उन्होंने उससे कहा कि भाई तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। तो वो सिर्फ वहाँ पर, मतलब ऐसे कई बुक्स में इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है कि उसकी आंख के जो आंसू थे उससे लग रहा था कि उसका उसमें कोई दोष नहीं है या उसको वहाँ पर फंसाया जा रहा है। तो सिर्फ आंख के आंसू के आधार पर ही इस केस का जो है निर्णय हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पढ़ना आप इसको कॉन्सेप्ट, जब भी आप पढ़ो कोई बुक CRPC में मिल जाएगा आपको ये, तो पढ़ना इस केस को, अच्छा केस है और कई बार एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य 1952 का ये केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं से बात करके भी सम स्वीकृति हो सकती है। सम स्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है, अभी निर्धारित किया गया था। किस मामले में? स्वयं से बात करके भी, मान लो कोई बंदा खुद कह रहा है कि भाई हाँ मैंने ये काम कर दिया है,
खुद से बातें कर रहा है वो, ठीक है, तो भी और किसी कोई उसको सुन लेता है या कोई उसको देख लेता है और वो जाकर ऐसा बोल देता है या कोई भी एविडेंस बना लेता है कि हाँ भाई देखो, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी कर लेता है, तो वो वहाँ पर वो वैलिड माना गया था। ऐसा किस केस में डिसाइड हुआ था? इसका ऑप्शन है सी, साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसा निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अभियुक्त की सम स्वीकृति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में निहित रीति से रिकॉर्ड नहीं की गई है, महामजिस्ट्रेट का मौखिक साक्ष्य यह सिद्ध करने के लिए कि इस प्रकार सम स्वीकृति की गई है ग्राह्य नहीं है। देखिए, धारा 164 के बयान हुए और वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है उसने जो तरीका है बताया गया है, जो रीति बताई गई, उस तरीके से उसने उन बयान को रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है ये कन्फेस करता है कि हाँ भाई मेरे सामने ये हुआ था, तो उसको वैलिड नहीं माना गया, उसको ग्राह्य नहीं माना गया। ऐसा किस केस में कहा गया था? यह है, इसका आंसर था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघाड़ सिंह के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था कि सह अभियुक्त की सम स्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इस प्रकार की सम स्वीकृति दोष सिद्धि का आधार नहीं बन सकती है? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो पहले समझ लीजिए कि सह अभियुक्त होता क्या है। देखिए, ये जो बात की जा रही है यहाँ पर सह अभियुक्त, ठीक है, उसकी सम स्वीकृति। देखिए, मान लो कोई केस हुआ है और उसके अंदर 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं या 3 लोग हो सकते हैं जो कि सह अभियुक्त हैं, इन सब पर इल्ज़ाम है इस केस का। तो इसमें यह कहा गया था कि मान लो 3 लोग थे या 2 थे, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ए बी है, ठीक है। अब बी क्या होता है कि ये जिसे कहते हैं ना सरकारी गवाह बन जाना। मान लो पुलिस ने कहा कि भाई तुझे हम सरकारी गवाह बना लेंगे, यानी कि हम सह अभियुक्त तो है, तू इसके खिलाफ गवाही दे दे ए के। सह अभियुक्त जो साथ में अभियुक्त था, अब उसने कह दिया कि हाँ जी मेरे साथ में बन के क्राइम हुआ और मैंने तो सिर्फ इतना क्राइम किया था, मैंने सिर्फ इतनी हेल्प की थी, बाकी जो क्राइम किया था वो सारा इसने किया था, और वो ऐसी गवाही दे देता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो इस तरह का जो साक्ष्य होगा वो कमजोर प्रकार का साक्ष्य माना जाएगा, हम उससे पूरी तरीके से यकीन नहीं कर सकते। और सिर्फ इस आधार पर कि एक बंदा तो कह रहा है कि हाँ क्राइम हुआ है और मेरे साथ में हुआ है, जो कि खुद उसमें सह अभियुक्त था, उसके आधार पर हम दूसरे को सजा नहीं दे सकते, दोष सिद्धि का आधार नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस ने इसको फंसा दिया हो ए को और बी से ये कह दिया कि भाई हम तुझे तो छुड़वा देंगे, तुझे हम सरकारी गवाह बना के तुझे हम सजा नहीं होने देने के, और तुम इसके खिलाफ जो है गवाही दे दो। तो ऐसा भी हो सकता है। प्लस वो है कि बंदा अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे को भी फंसा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें यह कहा गया था कि सिर्फ इसके आधार पर कि सह अभियुक्त ने गवाही दी है, दोष सिद्धि हम किसी को भी कन्विट जो है नहीं कर सकते। ऐसा जो कहा गया था वो कश्मीर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है? देखिए, संबंधित नहीं है, इस पर ध्यान रखना है। तो जो सीताराम का केस है, सीताराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो ये केस था, ये मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है, ये कन्फेशन से रिलेटेड है, समस्वीकृति से संबंधित ये केस है। बाकी जितने भी केस हैं वो सब मृत्युकालिक घोषणा या डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का वाद संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मृत्युकालिक कथन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर उसी तरह के हैं, कुछ केसेस हैं और कुछ उससे संबंधित चीज़ें हैं।
आप उनको देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, मतलब इसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से उसी से संबंधित है, पहला दूसरा तीसरा यही सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट केस है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से भी एग्जामिनर एक केस उठा लेता है कि मान लो उसने ये उठाया कि सम स्वीकृति से संबंधित कौन सा केस है, और उसने 3 केस कोई और से दे दिया और एक ये दे दिया, निशिकांत बनाम स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, या केस पूछ लिया ये किससे संबंधित है, तो ये केस यहाँ से, इनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है। इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां जलने के कारण एक मरणासन विकसित मस्तिष्क वाली महिला, विवाहित महिला के चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उसे तत्समय एक अभिकथन के लिए मानसिक स्थिति के लिए तो नहीं वरन शारीरिक स्वास्थ्य घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने कहा कि उसका अभिकथन विश्वसनीय नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रविचंद्र बनाम पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी निर्णय लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, LK आडवाणी बनाम CBI का जो केस था, ये इसमें बताया गया था कि कब प्रविष्टियां जो हैं कब सुसंगत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 15 में विशेषज्ञ की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः एक विद्यार्थी भी विशेषज्ञ हो सकता है। यह विचारधारा निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? देखिए, जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 45 पढ़ते हैं तो उसमें विशेषज्ञ के बारे में बताया गया है कि कोई भी किसी भी विषय का विशेषज्ञ हो सकता है और वो अपनी राय दे सकता है। तो जब बात आती है किसी भी बंदे की, और अगर वहाँ विद्यार्थी है कोई, या क्वेश्चन होता है कि क्या जो हैंड राइटिंग है वो किसी एक स्पेशल, हम कहें कि X की है या Y की है या किसी एक स्पेशल विद्यार्थी की है, और जो उसका क्लासमेट था वो उसकी हैंडराइटिंग को पहचानता था, तो भले ही वो एक्सपर्ट नहीं है लेकिन वो उसकी हैंडराइटिंग को जानता था कि वो उसकी हैंडराइटिंग है या नहीं है, या वो उसको कैसा लिखता था, तो उसको भी वहाँ विशेषज्ञ की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसा इस केस में डिसाइड किया गया था। इसका आंसर है कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता व अन्य 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी तथ्य के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता। ऐसा किस केस में कहा गया था? ऑप्शन है हरप्रसाद बनाम शिवदया का जो एक केस था, इसमें ये बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की रिकॉर्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में ग्राह्य है? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है कि कहाँ पर ये एडमिसेबल है इंडियन एविडेंस एक्ट में, किस केस में कहा गया था? ऐसा डिक्लेयर किया गया था महाराष्ट्र राज्य बनाम PB देसाई, मतलब P बाला देसाई, कहीं पर आपको PB देसाई लिखा हुआ दिखाई देगा, और इंपॉर्टेंट केस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114A निम्न में से किस निर्णय के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन के बाद जोड़ी गई थी? किस निर्णय के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन के बाद जोड़ी गई थी 114A? तो एक दो बात आपको यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए, क्वेश्चन को समझकर पढ़ना जरूरी है। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस होगी कि बाद जोड़ी गई थी 114A बाद में जोड़ी गई, इसका मतलब ये है कि जब एविडेंस एक्ट शुरू में था तो वहाँ पर 114A नहीं थी, और व्यापक प्रदर्शन मतलब विरोध में आ गई थी जनता, उसके बाद में इसे सेक्शन को जोड़ा गया था। इसका आंसर है तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस है। उस केस में डिसीजन के बाद पब्लिक जो है इसके अगेंस्ट में आ गई थी डिसीजन के, और उसके बाद में इस सेक्शन को जोड़ा गया था। अगर कभी टाइम होगा तो फिर जो इस तरह के केसेज हैं उन पर सब पर एक साथ
डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि अभी इस वीडियो में टाइम को भी देखना है, तब हम इसके फैक्ट बताएंगे कि इस केस के फैक्ट क्या थे, क्या डिसीजन आया था, किस कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था, किस स्टेट से ये चीज़ें आई थी और पब्लिक इसके अगेंस्ट में क्यों आ गई थी। ठीक है, तो कभी नेक्स्ट वीडियो अगर जो बनेंगे केसेस की तो तब ट्राई करेंगे इसको आपको बताने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में प्रतिपादित सिद्धांत निम्नलिखित किस वाद पर आधारित है। पहले तो आप ये समझिए कि धारा 115 में प्रतिपादित सिद्धांत, तो धारा 115 में प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा था? विबंध का सिद्धांत, जिसे हम स्टॉपेल बोलते हैं। किस केस पर आधारित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पिकर्ड बनाम सीयर्स का जो ये केस था, वहां से विबंध का सिद्धांत निकला और विबंध का सिद्धांत जो है धारा 115 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद विबंध से संबंधित नहीं है? देखिए, विबंध से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य। ये हमने अभी पढ़ा कि पलविंदर कौर का राज्य, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का केस किससे संबंधित था? आंख के आंसुओं पर आधारित था, जिसमें आंख के आंसुओं के आधार पर ही डिसीजन दे दिया गया था। पिकर्ड बनाम सीयर्स का केस इस पहले क्वेश्चन में था, क्योंकि वहीं से ये विबंध का सिद्धांत आया धारा 115 में। और शरद चंद्र डे का जो केस है और श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये सब के सब विबंध के सिद्धांत से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं विबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दगड़ू बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है सह अपराधी से। ये केस संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका ऑप्शन ए है, सह अपराधी से संबंधित, और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुमनी साहू बनाम किंग भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 के किस धारा से जुड़ा वाद है? देखिए, कहीं पर ये मुमनी मिलता है, कहीं पर ये भूमनी लिखा हुआ है, साहू तो कॉमन रहता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 133, यानी कि सह अपराधी की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिरा शेख मुख्य गवाह थी। जाहिरा शेख काफ़ी इंपॉर्टेंट केस रहा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये केस किससे संबंधित है पता ही होगा आपको, नहीं है तो देख लीजिए कि बेस्ट बेकरी रिट्रायल वाद 2006 का जो था उससे संबंधित ये केस था। जाहिरा शेख एक इम्पॉर्टेंट केस लॉज है। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। देखिए, इससे संबंधित जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप उसको जाकर टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो और आप इस तरह के केसेस की कौन कौन से सब्जेक्ट की वीडियोज़ चाहते हैं वो भी हमें बताएं। कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।